दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीटीएस आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक मुगल साम्राज्य जिसने बाद में 300 वर्षों तक से अधिक शासन किया, जिसने एक सल्तनत काल को, जिसने लोधी वंश को समाप्त करके। तो आज हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बाबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि मैंने देखा बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया, कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने उसी वीडियो में वो क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। एक शेयर, हर बच्चा एक शेयर करिए और एक लाइक करिए हर डाउट। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन लेते हैं सीधे। बाबर का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। तो आपसे पूछा था फरगना की राजधानी क्या थी? तो फरगना की राजधानी अंदीजान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के पिता उमर सिंह मिर्जा किस वंश संबंधित थे? किस वंश से? तैमूर से। बाबर पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां वंशज था ये, और बाबर माता की ओर से चंगेज वंश का 14वां वंशज था। तो अब आपसे पूछा बाबर की माता का नाम क्या था? तुगलक निगार खां। और बाबर के नाना का नाम पता होना चाहिए। बाबर जब तक नाना था तब तक बाबर पर किसी ने आक्रमण नहीं किया था। बाबर के नाना का भी नाम पूछता है यूनुस खां, जो किस वंश था? आपको मैंने बताया था चंगेज वंश का था। किस बाबर माँ की ओर से किस वंश है? चंगेज वंश का। मतलब बाबर में जो योद्धा था उसमें जो खून था, दो वंशों से वो खून था, एक तैमूर और एक चंगेज। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद, बाबर के पिता की मृत्यु के बाद किस वर्ष बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था? तो किस वर्ष बैठा था? 1494 ईस्वी में गद्दी बैठा था। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के चाचा अहमद मिर्जा एवं मामा महमूद खां का खतरा पाकर बाबर का रातों रात राज्याभिषेक किसने कर दिया? ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, लगता सिंपल है, लेकिन कई बार एग्जाम में अच्छा है। बाबर का राज्याभिषेक किसने किया था? या बाबर किसकी सहायता से गद्दी पर बैठा था? तो एहसान बेगम दौलत की वजह से बैठा था, रातों रात बैठा था। और ये इसकी दादी, उस समय बाबर 11 वर्ष 6 महीने का था, मतलब सबसे कम उम्र में शासक बनने वाला व्यक्ति था एक तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा मनुष्य के रहने के लायक दुनिया किसी भी हिस्से में समरकंद जैसा आनंददायक कोई शहर नहीं है? किसने कहा था? बाबर ने। ये हमें लग रहा है कि क्वेश्चन सिंपल है बताया, लेकिन अगर जब एग्जाम में आता तो नहीं होता। समरकंद तैमूर की 40% राजधानी थी, इसे नोट करिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सरपुल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सरपुल का युद्ध सेवानी खां बाबर की मध्य होता 1501 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर की पराजय हुई थी और बाबर के विरुद्ध सेवानी खां ने उज्वे की तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। जिस तुलगमा नीति से बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इस तुलगमा नीति का प्रयोग किया और जिसकी वजह से बाबर ने एक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। तो इस चीज़ को नोट करते हैं। सेवानी, इसमें बाबर की बहन को किडनैप भी किया था सेवानी खां ने, और जिसे शादी भी की थी, उससे बच्चा भी हुआ था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने काबुल को कब और किस राजा से जीता? तो 1504 ईस्वी में मोहम्मद मुकिन खान से जीता था। और जीतने के बाद बाबर ने काबुल विजय, आपसे पूछा बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में धारण की थी। अब आपसे पूछता है बाबर ने पातशाह की या बादशाह की उपाधि किस विजय के बाद धारण की थी? ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा था, बाबर ने किस विजय के बाद धारण की थी? काबुल विजय के बाद। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1511 ईस्वी में किसकी सहायता से बाबर ने समरकंद, बुखारा एवं खुरासान पर विजय प्राप्त की थी? तो किस साथ? ईरान के शासक इस्माइल सफवी की सहायता से की थी। देखिए सफवी किस शिया मत का था? बाबर सुन्नी धर्म का था। तो बाबर ने कुछ समय के लिए युद्ध में जीतने के लिए, मतलब बुखारा खुरासान समरकंद को जीतने के लिए उसने शिया मत अपनाया था, लेकिन कुछ बात मतभेद होने के बाद इससे अलग हो गया था। किससे? ईरान के शासक से इस्माइल से अलग हो गया। देखिए बाबर की कई पत्नियाँ थी, तो उसमें देखो महाअंगना या महासुल्ताना शिया मत के नुमाइंदे थे, जो हुमायूं की माता थी। गुलरुख बेगम जो कामर अस्करी की माता थी, बाबर की पत्नी थी। दिलदारा अगाची ये उसकी पत्नी थी, बाबा की पत्नी थी, लेकिन किसकी माँ थी? आपसे पूछता है गुलबदन बेगम और हिंदाल की माता थी। उमर यूसुफाई जो वो पत्नी थी बाबर की, जिसने बाबर को दफनाया था कहाँ? काबुल से, और आगरा से काबुल ले गई थी उसकी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था? तो बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर विरुद्ध था। बाजौर में मतलब कौन सी जाति थी? कौन से थे? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। एक क्वेश्चन आता है। बाजौर और भेड़ा को भारत का प्रवेश द्वार मानता है। तो आपसे क्वेश्चन था भारत का प्रवेश द्वार किसे कहता है? बाजौर और भेड़ा को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। बाजौर और भेड़ा के युद्ध में के दौरान बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने और बारूद का प्रयोग किया था। अब बाबर को कैसे पता चलता है कि उसके पूर्वजों का स्थान भारत है? तो 1503 ईस्वी में बाबर अपने घुमाकर जीवन काल में जब वह दिक्काट नामक ग्राम के मुखिया का अतिथि बन के जाता है, तो मुखिया के 111 वर्ष
की माता से बाबर को पता चलता है कि आप तुम्हारा इतना क्यों भड़क रहे हो, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी इतनी घुमक्कड़ क्यों है, तुम यहाँ नहीं, तुम्हारा स्थान तो तैमूर के भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, तुम्हारा तो स्थान भारत में है, वहाँ जाइए, वहाँ राज करिए। तो मतलब बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो तरीका, या समझ लो बाबर को भारत के बारे में जानकारी किसने दी थी कि 111 साल की बुढ़िया महिला ने। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार बाबर ने भारत में 5 आक्रमण किए थे? किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार। अबुल फजल के अनुसार बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था? 1505 में। ये अबुल फजल के अनुसार है। लेकिन बाबर का भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ था बाजौर और भेड़ा के विरुद्ध। बाबर का दूसरा भारत में आक्रमण 1519 ईस्वी में होता है पेशावर के विरुद्ध। आपसे पूछे बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण कब किया था? तो 1520 ईस्वी में। इस चीज़ को नोट करना, बाबर ने भारत में तीसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में सियालकोट के विरुद्ध किया था। इस चीज़ को नोट कर लेना, किस के विरुद्ध था? सियालकोट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण कब और किस स्थान पर किया था? तो 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपापुर पर किया था। आपसे पूछता है बाबर और, मैं बताता हूँ, बाबर और गुरु नानक की सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, या गुरु नानक के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? सैयदपुर का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की सेना को पीछे हटना पड़ा। ये किताब मिलता है किसी किताब में, तो आपसे नोट ये करिए, सैयदपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और गुरु नानक के मध्य हुआ था सैयदपुर का। इसे नोट कर लिए 1524 ईस्वी में, क्वेश्चन एग्जाम आता है। तो बाबर ने 5वां आक्रमण कब किया था और किसके विरुद्ध किया था? बाबर ने भारत में 5वां आक्रमण 1525 ईस्वी में दौलत खान लोधी के विरुद्ध किया था। इसे नोट करिए, 5वां आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था और कब किया था? 1525 में लास्ट आक्रमण। फिर बाद में प्रवेश ही कर जाता है उसके बाद। तो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस व्यक्ति को पुत्र कहकर पुकारा था? तो बाबर ने दौलत खान लोधी को पुत्र कहकर पुकारा है। दौलत खान लोधी कहाँ का था? पंजाब का गवर्नर था। और दिलावर खां को बाबर ने खाना की उपाधि दी है। तो आपसे पूछा था बाबर ने किस व्यक्ति को तो पुत्र कहकर पुकारा था? दौलत खान लोधी को पुत्र कहकर पुकारा है। और बाबर ने किसे खाना की उपाधि दी थी? तो दिलावर खान लोधी को बाबर ने उपाधि दी थी। तो दोनों क्वेश्चनों को नोट करिए, कैसे एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। बाबर ने किसी व्यक्ति को पुत्र कहकर पुकारा था, किसे खाना की उपाधि दी थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस दूत को दिल्ली में शासक इब्राहिम लोदी के पास यह संदेश लेकर भेजा कि जिन स्थानों पर बाबर के पूर्वजों का अधिकार था उसे वापस लौटा दिया जाए? मुल्ला मुर्शिद खां को भेजा था बाबर ने, लेकिन वह बेचारा पहुंच ही नहीं पाया था। संदेश इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा नहीं है कि अब आपसे पूछेगा बाबर ने कहाँ से भेजा था? इसे भीरा से भेजा था संदेश लेकर। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के दूत मुल्ला मुर्शिद को किसने लाहौर में रोक लिया, जिससे बाबर को अपने संदेश का कोई उत्तर नहीं मिल पाया था? दौलत खान लोधी ने रोक लिया था। और बाबर ने भेजा था कहाँ से अपना जो दूत? भीरा से। इसे नोट करिए, एग्जाम में आता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नाम में तत्कालीन दिल्ली भारत के तत्कालीन राज्यों का उल्लेख किया। कितने राज्यों का उल्लेख किया? भारत के 7 राज्यों का उल्लेख किया है। दिल्ली इब्राहिम लोदी, मालवा, बंगाल, गुजरात, बहमनी, मेवाड़ और विजयनगर। तो विजयनगर कृष्णदेवराय की तो तारीफ की है कि उसने कहा कृष्णदेवराय भारत का सबसे महान शासक था। किसने? अगर हम विजयनगर पढ़ चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया विजयनगर के बारे में, कृष्णदेवराय, उसे मैं प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखिए, आपको मिल जाएगा। तो विजयनगर को उसने सबसे बताया महत्वपूर्ण राजा कृष्णदेवराय को। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के। लेकिन इनकी सेना जो आपस में सामने आ गई थी वो पहली आ गई थी, 11 अप्रैल को आ गई थी जो सेना, लेकिन युद्ध हुआ था बाद में होता है, इससे कोई मतलब। आप सुनिए, पानीपत के युद्ध के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा तो किसने दिया था? दौलत खान लोधी, राणा सांगा, आलम खान लोधी ने, इन्होंने व्यक्तियों ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। इस युद्ध में किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था, उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया। अब से सुनिए, सल्तनत काल में पहली बार किसी युद्ध में मारे जाने वाला प्रथम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी पहली बार, मतलब पानीपत के युद्ध में मारे जाने वाला पहला था। इसका कौन सा व्यक्ति मारा गया था? विक्रमजीत भी मारा गया था, जो ग्वालियर का राजा था। और इसी के परिवार से, मतलब विक्रमजीत के परिवार से ही हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। इसे नोट करें, हुमायूं को कोहिनूर हीरा कहाँ से, किससे प्राप्त हुआ था? विक्रमजीत के परिवार से, ग्वालियर से। और जिसने हुमायूं ने किसको दिया? बाबर को दिया था, जिससे प्रसन्न होकर इसने राजा बनाया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कब
कहा अपने आप को बादशाह घोषित किया और बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 26 अप्रैल को 21 अप्रैल को युद्ध हुआ था, 27 अप्रैल उसने बाद में अपने आप को राजा घोषित कर दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। चांदी का सिक्का याद है ना, किसका? चांदी का। और उस चांदी सिक्के का नाम क्या था? शाहरुख दिया था, जिसकी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। मतलब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद आपको क्वेश्चन था कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कलंदर की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन सीधे से आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। मतलब तोप खाने में जो होता है पूरा तोप खाने का नेतृत्व किसने किया था? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा नामक व्यक्तियों ने तोप खाने का नेतृत्व किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में ओनली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली का सिकदार किसे नियुक्त किया था? बली जिल को नियुक्त किया था। किसका? दिल्ली का सिकदार नियुक्त किया था। अब याद है ना। और बाबर ने दिल्ली का दीवान किसे नियुक्त किया था? दोस्त बेग को। किसको? दोस्त बेग का, जो हुमायूं का पहला वजीर या पहला प्रधानमंत्री बनेगा। कौन? दोस्त बेग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर किसकी दरगाह में चादर चढ़ाने या माथा टेकने गया था? बख्तियार काकी की दरगाह में माथा टेकने या चादर चढ़ाने गया था। लेकिन अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे बख्तियार काकी ना दे तो बाबर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? आपको पता भी होगा सब, पानीपत के मैदान के पास या पानीपत में ही क्या था। तो 3 एग्जाम क्वेश्चन बनने इससे ध्यान रखना। काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था बख्तियार काकी और निजामुद्दीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपना शिविर कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था? तुर्काबाद में किया था। तुर्काबाद जो दिल्ली के समीप है, जहाँ तुर्काबाद या इसकी स्थापना किसने की थी? आपको पता होगा ग्यासूद्दीन तुगलक ने की थी। यहीं बाबर ने दिल्ली में अपने नाम को खुतबा भी पढ़वाया था, जिसमें अपनी प्रशंसा कहते हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर के किन सैनिकों ने स्वदेश लौटने के लिए या काबुल लौटने के लिए कहा था? ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा है। ख्वाजा कला ए मीर मरान ने लौटने के लिए कहा और वो वापस लौट भी गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ये भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा से युद्ध होने पर बाबर विजय नहीं होगा? मतलब बाबर अगर सांगा से युद्ध करता है तो बाबर हार जाएगा। मोहम्मद शरीफ ने ये घोषणा की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? खानवा का 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो आपसे पूछा था बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा था? खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा युद्ध के बाद। ये क्वेश्चन भाई कई बार एग्जाम में आता है कि गाजी उपाधि इनमें से किस राजा ने धारण की थी? तो गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी। अब आपसे पूछा है खानवा के युद्ध के बाद से पूर्व बाबर ने अपने राज क्षेत्र की मुस्लिम जनता को किस कर से मुक्त कर दिया? तमकानामा कर लेने से उसने इनका कर दिया। अगर मुस्लिम जनता जीत आई तो तमका कर लेंगे। और उसने खानवा युद्ध के बाद खानवा युद्ध के दौरान जब बाबर पराजित हो रहा था तो उसने मदिरा फतह सब तोड़ दिया और मदिरा ना पीने के लिए कसम खाई और आज के बाद हम मदिरा नहीं पीएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा युद्ध का वर्णन किस रचना में था? ये कई सिंपल लगता है एग्जाम, लेकिन बहुत टफ है। खानवा युद्ध का उल्लेख मीर मदान नाम पुस्तक मिलता है और मीर मदान नाम पुस्तक के लेखक कौन थे? श्यामल दास। इसको नोट करिए, श्यामल दास के लेखक थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने खानवा के युद्ध में तुलगमा पद्धति का नेतृत्व किया था? मलिक कासिम एवं मुनीम अरका नामक इसके तुलगमा नीति का नेतृत्व किया था। देखिए खानवा युद्ध में देखो हर युद्ध में किसी ना किसी व्यक्ति का योगदान होता है, उसकी रणनीति सब कुछ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा युद्ध में किसी व्यक्ति की हार का कारण उसके सेनापति या उसके जो वफादार होते हैं वो गद्दारी करते हैं। तो इसमें राणा सांगा के सेनापति सरहल्दी तंबर ने धोखा किया था, इसकी वजह से जीत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी का युद्ध कब और किस के बीच हुआ था? 20 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य हुआ था। कौन सा युद्ध? चंदेरी का। ये इस युद्ध में बाबर की ओर से शेषासुरी लड़ा था। चंदेरी युद्ध में इसलिए शेषासुरी लड़ा था। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा युद्ध है जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर एवं नुसरत शाह के मध्य या बाबर एवं अफगानों के मध्य ऐसा होता है। बाबर एवं बंगाल के शासक भी लड़ते। तो इस युद्ध में शेषासुरी अफगान होने के नाते शेषासुरी को इस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ना पड़ा और घाघरा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और शेषासुरी हार भी गया था। मतलब एक तरह से मान लिए शेषासुरी आपको देते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी।
अब बाबर को सर्वप्रथम आपसे पूछेगा बाबर को कहाँ दफनाया गया। मृत्यु होने के तुरंत बाद बाबर को आगरा में दफनाया गया था। इसके बाद आगरा के बाद बाबर को पुणे कहाँ दफनाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है बाबर की कब्र कहाँ पर है, तो काबुल में। इस किसके द्वारा दफनाया गया था। बाबर की पत्नी मुअल्ल यूसुफजई द्वारा दफनाया गया था। मैंने बताया था बाबर की 4 पत्नियाँ थी, तो उसमें मुअल्ल यूसुफजई पत्नी थी जिसने बाबर की कब्र को जो कंकड़ होते हैं उसे लेकर वहाँ पर काबुल में दफनाया गया था। बाबर की चौथी मुझे मृत्यु हुआ मुझे मेरे पूर्वजों के पास दफना जाना चाहिए। और किसके समय शासन का उस समय किसका चला, शेषा सूर्य के समय चल रहा था। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है जो आने चाहिए आपको सभी को। कोई डाउट हो कमेंट बताइए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपनी रचना बाबरनामा में हिंदुस्तान किन 3 अभिशापों को लेकर आया। गर्मी, लू और धूल। अब इसमें चौथा दे देगा वर्षा, सर्दी, तो उसमें से दे देगा। इसमें टप पड़ जाएगा कि बाबर ने बाद में किन 3 अभिशापों को लेकर आया। तो गर्मी, धूल, लू को याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बाबरनामा का तुर्की भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया। पाइंदा खान ने किया। बाबरनामा का 4 बार अनुवाद हो चुका फारसी भाषा में। पहली बार किसने किया था, हुमायूं उस समय किया था, पाइंदा खान और जैन खान ने किया था पहली। दूसरी बार, तीसरी बार इसका अनुवाद फारसी भाषा अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। और चौथी बार इसका फारसी भाषा अनुवाद शाहजहाँ के समय मीर अबुल तालिब तुर्बती ने किया था। इस प्रकार इसका फारसी भाषा अनुवाद हो चुका। लेकिन आपसे पूछे बाबरनामा का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। जॉन लेइडेन और रस्किन ने। अगर लेइडेन आए तो अकेला, अगर 2 आते हैं तो डॉक्टर जॉन लेइडेन और रस्किन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1810 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वैसे एग्जाम में ये आता है इनमें से किस व्यक्ति ने इसका बाबरनामा का अनुवाद नहीं किया था। तो आपको याद है ना, 2 व्यक्ति रखना है जो अंग्रेजी में थे, रस्किन और लेइडेन ने इसका अनुवाद किया था। इस चीज़ को नोट करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। बाबर ने किस शहर को बुद्धिजीवियों का शहर कहा है। हेरात को। कहाँ पर, फारस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के किस व्यक्ति के शिष्य थे। ख्वाजा अब्दुल्ला रहरार। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका कई बार रहरार का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने बाबर की तुलना इंग्लैंड के किस राजा से की। मतलब इंग्लैंड की तुलना इंग्लैंड के राजा से की है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का बाबर और इंग्लैंड का राजा हेनरी 7 से उसकी तुलना की। और हेनरी 7 किस वंश का था, ट्यूडर वंश का था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा बाबर साम्राज्य निर्माता नहीं बल्कि एक भाग्यशाली सिपाही था। तथापि जो शानदार इमारत अकबर ने प्राप्त की थी उस नींव का पहला पत्थर बाबर ने रखा था। लेकिन पूर्ण सही बात है, वास्तु रूप से एक तय कर दिया मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। और उसको जो मंजिल देते हुमायूं दिए थे, लेकिन हुमायूं ने दे भी रहा था और दी भी थी। लेकिन कुछ समय के लिए जो शेषा सूर्य वंश आया था या सूर्य वंश आया था उसने उस नींव को हिला दिया था। लेकिन बाद में हुमायूं ने अपनी चतुराई से, ताकत से और उस नींव को रखा। फिर उस नींव की इमारत अकबर ने बनाई। तो इस प्रकार इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करिए और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हो सके तो हर एक व्यक्ति एक शेयर करिए। जय हिंद, वंदे।